अस्सलामुअलैकुम। लंग कार्सिनोमा को कंटिन्यू करते हुए वन ऑफ द फर्दर टाइप भी हमें मिल सकती है लार्ज सेल कार्सिनोमा, जो कि हिस्टोलॉजिकली हमें मिलती है। इसमें क्या होता है कि अनडिफरेंशिएटेड मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये। इसमें ना ही हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा जैसे फीचर होंगे, ना ही स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के फीचर्स होंगे, बल्कि इसमें क्या होगा, जब हिस्टोलॉजिकली इसे देखा जाएगा तो इसमें हमें लार्ज सेल्स मिलेंगे विद द लार्ज न्यूक्लियर, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये सिर्फ हिस्टोलॉजिकली क्लासिफिकेशन में भी मिल रहा होता है। अदरवाइज हमारे पास जो मेजर क्लासिफिकेशन है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाई है, वही है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात की जाए तो इसमें हमें खांसी मिलती है फॉर 75%, जिसकी वजह क्या है, सेंट्रल एयरवेज इन्वॉल्वमेंट। हिमोप्टिसिस मिलेगी 25 to 50%, दैट इज हैमरेज ड्यू टू ट्यूमर। चेस्ट पेन 20%, ट्यूमर स्प्रेड टू मीडियस्टाइनम एंड निमोनिया। चेस्ट पेन, लोबार कोलैप्स मिल सकते हैं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। उसके बाद लोपियोइड निमोनिया मिल सकता है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि यह हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है ट्यूमर की वजह से, और सेल्यूलर लिपिड मिल रहा होता है इन फोमी मैक्रोफेजेस। प्लूरल डिफ्यूजन मिलेगा क्योंकि जो ट्यूमर है वो स्प्रेड हो रहा होगा टू द प्लूरा। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस मिल रही होगी ड्यू टू द रिकरेंट लारिंजियल नर्व इन्वेजन। देन डायफ्राम पैरालिसिस मिल रही होगी, फ्रैनिक नर्व इन्वेजन। SVC, that is superior vena cava syndrome. It is due to superior vena cava compression by the tumor and pericarditis tamponade due to the pericardial involvement. इसके अलावा ट्यूमर की इन्वेजन इनटू द सिंपैथेटिक गैंग्लिया कैन कॉज हॉर्नर सिंड्रोम, जिसमें हमें क्या क्या मिलेगा, इप्सिलैटरल पार्शियल टॉसिस, एनॉप्थेल्मस, मियोसिस एंड एनहाइड्रोसिस। यानी एनहाइड्रोसिस मीन्स स्वेटिंग नहीं होगी, मियोसिस मीन्स कॉन्स्ट्रिक्शन, टॉसिस मीन्स ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड। पैनकॉस ट्यूमर्स की बात की जाए या एपिकल लंग कैंसर, तो इसमें ट्यूमर की इन्वेजन हो रही होती है इनटू द सुपीरियर पल्मोनरी सल्कस और न्यूरल स्ट्रक्चर्स को इन्वेड करेगा, जो कि ट्रैकिया के अराउंड होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या चीज़ इसमें अफेक्ट हो रही होती है, सर्वाइकल सिंपैथेटिक प्लेक्सस, जो कि ब्रेकियल प्लेक्सस को इन्वॉल्व करेगा C8 to T1 के लेवल तक। और उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, पेन इन द शोल्डर, आर्म्स, फोर आर्म्स एंड हैंड, और मसल वीकनिंग मिल सकती है क्योंकि उनकी नर्व सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। और ये जो पैनकॉस ट्यूमर है, एपिकल लंग कैंसर, इट कैन सिर्फ और सिर्फ ये सर्वाइकल सिंपैथेटिक प्लेक्सस के अलावा हॉर्नर सिंड्रोम भी कॉज करवा सकता है बाय इन्वॉल्विंग द सिंपैथेटिक गैंग्लिया। मेटास्टेसिस की बात की जाए तो हाइलर लिम्फ नोड्स मोस्ट कॉमन साइड है इसकी मेटास्टेटिक की। ब्रेन मेटास्टेसिस हो सकती है, हेडेक, हेमिपेरेसिस मिल सकती है, सीजर्स मिल सकती है, वर्टिब्रल में बैक एक, एड्रिनल ग्लैंड्स 50% ऑफ द केसेस में मिलेगा हमें, बोन मेटास्टेसिस में बोन पेन। अब इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका वन ऑफ फीचर है, दैट इज पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम। इसमें क्या करता है कि ट्यूमर की वजह से कोई डिस्टेंट स्ट्रक्चर्स पर अफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे हमें इन लंग ट्यूमर। अब पैरान्यूप्लास्टिक लीजन्स में हमें क्या मिलता है, EDH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की इनएप्रोप्रिएट सिक्रीशन मिल सकती है, इनएप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन सिंड्रोम, जिसकी वजह से हाइपरनेट्रीमिया होगा। और ACTH जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन होता है, उसकी एक्सेस सिक्रीशन मिल सकती है, जो कि कशिंग सिंड्रोम कॉज करवा सकता है। ये ADH और ACTH इन दोनों की एक्सेसिव सिक्रीशन इज ड्यू टू स्मॉल सेल कार्सिनोमा। फिर पैराथार्मोन PTH रिलेटेड पेप्टाइड जो रिलीज होगा, जो कि हाइपर कैल्सीमिया कॉज करवाएगा। इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होगी, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की। सेरोटोनिन ब्रेडिकाइनिन का रिलेशन होता है विद द कार्सिनोइड ट्यूमर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कैल्सिटोनिन जिसकी वजह से गायनेकोमास्टिया, ये सब इन्वॉल्व करता है लार्ज सेल ट्यूमर्स। अदर सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन की बात की जाए तो लैम्बर्ट ईटॉन मास्थेनिया सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें क्या होगा, मसल वीकनेस मिलेगी ड्यू टू ऑटो एंटीबॉडीज़। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, जो कि हमारे पास न्यूरोनल कैल्शियम चैनल्स को अटैक करती है, और उसकी वजह से मास्थेनिया सिंड्रोम होगा। पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी, स्पेशली सेंसरी नर्व्स की। डर्माटोलॉजिस्ट एबनॉर्मलिटीज़ मिलेंगी, एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। हेमाटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़, ल्यूकेमोइड रिएक्शन। हाइपरकॉग्यूबल स्टेट मिलेगी, जिसमें ट्रोशियस साइन मिलेगा हमें। और हमें मिल रहा होता है हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी ऑस्टियो आर्थ्रोपैथी, जिसमें हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है, जिसमें हमारे पास क्लबिंग ऑफ फिंगर्स मिल रही होती है। और पीछे हमने एक फीचर इसका वैसे ही पढ़ लिया है कि ये हमारे पास बोन में मेटास्टेसाइज हो जाता है लंग ट्यूमर।
तो यहाँ तक हमने इसकी सारी क्लिनिकल फीचर्स, इसकी सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट और जो हार्मोनल इन्वॉल्वमेंट है वो सारी डिटेल में पढ़ ली। अब बात की जाए कार्सिनोइड ट्यूमर की, जो कि 5% ऑफ द लंग ट्यूमर्स इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं, उनकी वजह से 3 ट्यूमर्स ओरिजिनेट हो सकते हैं, दैट इज स्मॉल सेल कार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा एंड कार्सिनोइड ट्यूमर। बेसिकली कार्सिनोइड ट्यूमर क्या है? इट इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर जिसमें हमारे पास ऐसे सेल्स इन्वॉल्व होंगे जिनकी साइटोप्लाज्म में डेंस कोर न्यूरोसिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो, दैट आर द न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स, और हार्मोनली एक्टिव पॉलीपेप्टाइड्स को सिक्रीट कर रहे होंगे। ये मेल्स और फीमेल्स में इक्वल रेशियो में मिलेंगे। हमें लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज में मिल रहा होता है ये ब्रोंकियल कार्सिनोइड ट्यूमर, और इसके अलावा ये लो ग्रेड मैलिग्नेंट न्यूरो एंडोक्राइन कार्सिनोमा है। हिस्टोलॉजिकली बात की जाए तो इसके दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, दैट इज अ टिपिकल कार्सिनोइड ट्यूमर एंड एटिपिकल कार्सिनोइड ट्यूमर। टिपिकल में क्या हो रहा होता है कि जो माइटोसिस होती है वो लेस देन 2 होती है। इसमें क्या होगा कि इतनी ज़्यादा प्रोलिफरेशन नहीं हो रही होगी, इतनी, और ना प्रोलिफरेशन मिलती है ना ही नेक्रोसिस। जबकि एटिपिकल में हमारे पास 2 to 10 माइटोसिस पर एचपीएफ मिल रहा होता है, पॉजिटिव नेक्रोसिस मिल रही होगी, प्लियोमॉर्फिज्म मिल रहा होगा, वेरिएबल सेल्स ऑफ वेरिएबल शेप साइज मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें मेटास्टेसाइज होने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लिम्फेटिक मेटास्टेसिस हो रही होती है इसमें, और इसमें जो जेनेटिक म्यूटेशन होती है दैट इज TP53 म्यूटेशन। अब बात करते हैं ब्रोंकियल कार्सिनोइड की, जो कार्सिनोइड ट्यूमर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हमारे पास ये भी यंग एडल्ट्स में हो रहा होता है, लेस देन 40 ईयर्स में, और रिप्रेजेंट कर रहा होता है 5% ऑफ द पल्मोनरी नियोप्लाज्म। अब ब्रोंकियल कार्सिनोइड की मॉर्फोलॉजी ग्रॉस की बात की जाए तो इसमें हमें दो चीज़ें मिल रही होती हैं, या हमारे पास इंट्राल्यूमिनल मास प्रेजेंट है जो कि हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करवा रहा है, या हमारे पास पेरी ब्रोंकियल टिश्यू प्रेजेंट है जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्रोंकाई करवा रहा होता है। नाउ हेयर इज़ द पिक्चर, ये जो है दिस इज़ इंट्राल्यूमिनल मास, जबकि ये हमारे पास पेरी ब्रोंकियल टिश्यू प्रेजेंट है, और इसको हम बोलते हैं कॉलर बटन लीजन, जो कि ब्रोंकियल कार्सिनोइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। कॉलर बटन लीजन, ये आपने नहीं भूलना, ये BCQs में पूछा जाता है कि कॉलर बटन लीजन कौन से ट्यूमर में मिलता है, दैट इज़ ब्रोंकियल कार्सिनोइड। अब अगर इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए तो इसमें कफ, हेमोप्टाइसिस, रिकरेंट ब्रोंकियल एंड पल्मोनरी इन्फेक्शंस मिलते हैं। ये इंसिडेंटली डिस्कवर होते हैं ऑन द चेस्ट रेडियोग्राफ्स। ये बात होगी कि ये हमारे पास पल्मोनरी क्या करवा रहा होता है। अगर हम बात करें कि ये पल्मोनरी कार्सिनोइड अगर कार्सिनोइड सिंड्रोम कॉज करवा दे, किसी और सिस्टम को भी इन्वॉल्व कर ले, तो उसमें क्या मिलेगा हमें? इंटरमिटेंट अटैक्स ऑफ डायरिया, फ्लशिंग एंड साइनोसिस। ये 3 हमारे पास मेजर सिम्टम्स हैं ऑफ द कार्सिनोइड सिंड्रोम। यहाँ तक हमने लंग ट्यूमर्स को इन डिटेल फिनिश कर लिया।